लगभग पिछले 5 सालों से मैं अपनी हर वीडियो में एक बात रिपीट करता आ रहा हूँ, राइड सेफ टू राइड अगेन। लेकिन कुछ दिनों पहले खुद मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मेरे अगेन राइड करने पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। हेलो राइडर्स, ये द ड्रू टैडे शो और आज की इस वीडियो में मैं EICMA 2024 में रिवील हुई कुछ शानदार बाइक्स के साथ अपने रीसेंट क्रैश की स्ट्रेंज स्टोरी शेयर करूंगा जिसका रीजन अब तक अननोन है। सो लेट्स बिगिन। लगभग एक महीने पहले अपनी लास्ट वीडियो में मैंने नई यामाहा R3 के बारे में बात की थी जो न्यू एज स्मॉल इंजन कैपेसिटी प्रीमियम बाइक्स के ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। लेकिन अब EICMA 2024 में एप्रिलिया, BMW और रॉयल एनफील्ड ने सबको शॉक करते हुए कुछ शानदार बाइक्स रिवील की हैं जो आने वाले टाइम में काफी पॉपुलर हो सकती हैं। स्मॉल टू मिड इंजन कैपेसिटी वाली इन सभी बाइक्स में से भारतीय मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एप्रिलिया टुआनो 457। जैसे एप्रिलिया ने अपनी स्पोर्ट बाइक्स के लिए RS सीरीज बनाई है, वैसे ही एप्रिलिया की स्ट्रीट नेकेड बाइक्स टुआनो सीरीज में आती हैं। 2018 में एप्रिलिया ने यूरोपियन मार्केट के लिए टुआनो 150 को लॉन्च किया था, पर इसके बाद से इनकी तरफ से कोई भी स्मॉल इंजन कैपेसिटी बाइक लॉन्च नहीं की गई है। पर अब एप्रिलिया ने EICMA 2024 में अपनी ऑल न्यू टुआनो 457 को रिवील किया है जो रिसेंटली लॉन्च हुई RS 457 पर बेस्ड है। टुआनो 1000 और टुआनो 660 से अलग इस नई टुआनो 457 में एप्रिलिया ने कंप्लीट नेकेड स्टाइल यूज किया है। एक्सपोज्ड फ्रेम और एक्सपोज्ड इंजन केसिंग के साथ फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस और स्मॉल हेडलैम्प इसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। रेयर में ये बाइक थोड़ी बहुत RS 457 जैसी है, बट एज अ स्ट्रीट नेकेड बाइक मुझे ये RS 457 से ज्यादा अपीलिंग लग रही है। अब क्योंकि ये बाइक RS 457 पर बेस्ड है तो इसमें भी वही 457 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन होगा जो 46.9 bhp की मैक्सिमम पावर और 43.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब तक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसमें LED लाइटिंग, TFT स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी होंगे। यानी कि जब ये बाइक भारत में लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस भी 4 लाख से ऊपर ही रहने वाली है। अब ऐसे में कितने बायर्स ड्यूक 390 की जगह इसे चूज करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो श्योर है कि RS 457 और टुआनो 457 के साथ आने वाले सालों में भारत के अंदर एप्रिलिया की प्रेजेंस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। एप्रिलिया की तरह हीरो मोटोकॉर्प ने भी EICMA 2024 में मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट को काफी ज्यादा शॉक किया है। इस मोटर शो में हीरो ने 5 नई बाइक्स रिवील की हैं। करिश्मा XMR 250, एक्सपल्स 210, न्यू मैवरिक 440, एक्सट्रीम 250 और एक्सपल्स 421। यानी कि स्पोर्ट से लेकर एडवेंचर तक हीरो ने हर सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए कुछ नया और बेटर ऑफर करने का प्लान बनाया है। करिश्मा 250, एक्सट्रीम 250, एक्सपल्स 210 और मैवरिक 440 बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, बट एक्सपल्स 421 के लिए आपको 2026 तक का वेट करना होगा। BMW ने भी इस सेगमेंट में एक नई एडवेंचर बाइक डेवलप की है जो अगले 5-6 महीनों में ही लॉन्च हो जाएगी। ये नई एडवेंचर बाइक है BMW F450 GS जो भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर से कम्पीट करने के लिए डिजाइन की गई है। इससे पहले BMW ने अपनी G310R पर बेस्ड G310 GS को भी लॉन्च किया था, पर उसमें रियल ऑफ रोड कैपेबिलिटीज नहीं थी। इसीलिए BMW ने F450 GS को डेवलप किया है जो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और स्पोक्ड व्हील्स के साथ राइडर्स को प्रॉपर ऑफ रोड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। टिपिकल BMW GS मॉडल्स वाली स्टाइलिंग के साथ इस बाइक में 450 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन होगा जो 48 bhp की मैक्सिमम पावर और 45 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। लॉन्च के बाद इस बाइक का सीधा कंपटीशन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से होगा, बट EICMA 2024 में रॉयल एनफील्ड ने जो बाइक शोकेस की है उससे बाइक लवर्स को सबसे हैवी शॉक लगा है। पिछले साल EICMA में शोकेस हुई इलेक्ट्रिक हिमालयन के बाद अब EICMA 2024 में रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन इलेक्ट्रिक 2.0 को रिवील किया है। मोस्ट ऑफ द बाइकर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स को हेट करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट जिस तरह से ये सारी मोटरसाइकिल कंपनीज इलेक्ट्रिक बाइक्स पर फोकस कर रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स काफी रेयर होने वाली हैं। बट द गुड न्यूज इज रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्लेयर ये कोई नई बाइक नहीं है बल्कि रॉयल एनफील्ड का नया सब ब्रांड है जो एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चर करेगा। यानी कि रॉयल एनफील्ड एज यूजुअल पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स बनाता रहेगा और फ्लाइंग फ्लेयर RE के पैरेलल मार्केट में नई नई इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस करेगा। इससे 2 फायदे होंगे। रॉयल एनफील्ड का वो कस्टमर बेस जो इन बाइक्स को इनकी टफनेस और आइकॉनिक साउंड के लिए पसंद करता है वो भी RE के साथ बना रहेगा, और जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स को उनकी लो रनिंग कॉस्ट और कन्वीनियंस के लिए पसंद करते हैं वो भी RE के साथ बने रहेंगे।
इन अपकमिंग बाइक्स की ब्रीफ एनालिसिस के बाद अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपने रीसेंट क्रैश की स्ट्रेंज स्टोरी। पिछले महीने की 11 और 12 तारीख को अपनी नेक्स्ट संडे स्पेशल वीडियो की स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग करने के बाद अगली सुबह मैं वीडियो एडिटिंग की प्लानिंग करने से पहले ब्रेकफास्ट बनाने का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गया। तब सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था। मैंने सामान लिया और अपने घर की तरफ आने लगा। उस मार्केट और मेरे घर के बीच एक चौक है जहाँ से मेरे घर की दूरी सिर्फ 300 मीटर्स है। उस चौक से घर तक जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हैं। तो वहां मैंने पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने का डिसीजन लिया और फिर कुछ सेकंड्स बाद ही हॉस्पिटल बेड पर पार्शली ओपन आईज और ब्लड विजन के साथ मुझे अपने आसपास कुछ लोग फील हो रहे थे। मैं उनमें से अपने पापा और भाई को उनकी आवाज से पहचान गया था, पर तब मेरी कंडीशन कुछ भी कह पाने की नहीं थी। लोअर लिप पर 5 स्टिचेस और 24 घंटों के ट्रीटमेंट के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अपने नॉर्मल सेंसेस रिगेन करने में मुझे कुछ और दिन लग गए। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरी बाइक को पीछे से हिट किया होगा, जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गया था। पर जब मैंने अपनी बाइक को ऑब्जर्व किया तो लेफ्ट साइड हैंडल बेंड होने के अलावा उसमें कोई भी डैमेज नहीं था। इस कंफ्यूजिंग ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सीडेंट के रीजन को जानने की मेरी क्यूरियोसिटी और भी स्ट्रांग हो गई, पर तभी अच्छी फिजिकल कंडीशन ना होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैं घर पर ही पड़ा रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे मेरे मोहल्ले के एक आदमी से पता चला कि एक्सीडेंट के टाइम मैं बाइक से खुद ही गिर गया था और फिर पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक और ऑटो ने मुझे हिट किया। अब क्योंकि उस चौक के आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, यानी कि वहां मैं बाइक राइड करते हुए सडनली अनकॉन्शियस हो गया था, जिससे मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक क्रैश हुई और फिर जाकर पीछे वालों ने मुझे हिट किया। ये थ्योरी सबसे स्ट्रांग लग रही है क्योंकि उस चौक के आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे सडनली अनकॉन्शियस हो जाना बहुत ही अनकॉमन है, जिसके कुछ स्पेसिफिक मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। पर मेरी पूरी जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, यानी कि उस दिन बाइक राइड करते हुए मेरे अचानक बेहोश हो जाने का रीजन अब तक अननोन है। थैंकफुली इस एक्सीडेंट में मुझे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, पर इस स्ट्रेंज एक्सीडेंट से मुझे 2 बातें क्लियरली समझ आ गई हैं। एक तो ये कि हेल्थ इज वेल्थ, और दूसरी ये कि चाहे आप थोड़ी ही दूरी पर क्यों न जा रहे हो, लेकिन बाइक राइड करते हुए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जिस मार्केट से लौटते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मेरे घर के काफी पास है, इसलिए मैंने वहां जाने के लिए हेलमेट नहीं लिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थैंकफुली इस एक्सीडेंट में मेरे सर पर कोई मेजर इंजरी नहीं हुई क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, पर किस्मत हमेशा साथ दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर बार बाइक राइड करने से पहले ये इंश्योर करें कि आपने हेलमेट जरूर पहना हो, क्योंकि जान है तो जहान है। Yo, yo.